पहले आईनी अदालत की बात थी, फिर वो आईनी बेंच में बदली, उसको ओके किया। बाइकाट करना उनका राइट है। अगर बहस है और वो है तो 26 तारीख को याया अफरीदी साहब का ओथ है, वो हल्फ ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीली सामने आ गई है। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस याया अफरीदी को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के लिए नामजद कर दिया। कमेटी ने नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से तजवीज़ करदा 3 सीनियर तरीन जजेस, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी के नाम पेश किए गए। इस मौके पर हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के 3 अरकान की जानिब से इजलास से बाइकआउट किया गया और उसके बाद हुकूमत ने अपोजिशन अरकान को मनाने की कोशिश भी की, ताहम अपोजिशन ने इजलास में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। फिर 9 रुकनी कमेटी की जानिब से 1 के मुकाबले में 8 वोटों से जस्टिस याया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। नए चीफ जस्टिस के लिए उनकी नामजदगी का ऐलान किया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि PTI ने खबरदार किया है कि जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सीनियर तरीन जज को ही नया चीफ जस्टिस मानेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने यह इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करके अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। इसके खिलाफ हम भरपूर और तवाना आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी देते हुए ऐलान किया कि एहतजाज का प्लान तो हम बना रहे हैं, हमारी फाइनल कॉल अब आर या पार की होगी। यानी एक बार फिर से वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम पूरे मुल्क को भी ब्लॉक करेंगे और हुकूमत का तख्ता उलटने तक एहतजाज जारी रखेंगे। और अब देखना ये कि ये सिर्फ दावे हैं या अमली तौर पर भी वो कुछ इस तरह का इक़दाम उठाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जानिब आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी गई हैं और इसे कल अदम करार देने की इस्तदाद की गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर इलियास राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले ये कहिएगा कि पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया है। ये अदालती नज़ीर कायम हो रही है और अब हम देख रहे हैं कि सीनियर मोस्ट की बजाय पार्लिमानी कमेटी नाम दे रही है और इस तरह से जस्टिस याया अफरीदी जो है उनका नाम सामने आया। अदालती निज़ाम में होने वाली तब्दीली को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान में कोई पहली दफा नहीं हो रहा। पहले भी सीनियरिटी को छोड़ के जजेस की अपॉइंटमेंटें होती रही हैं और सजाद अली शाह साहब 4थे नंबर के जज थे जब उनको अपॉइंट किया गया था 1994 में। साद सऊद जान को गवर्नमेंट नहीं लगाना चाह रही थी और नंबर 2 और 3 ने भी इनकार कर दिया था, तो नंबर 4 आ गए थे और फिर उन्होंने ही 1996 में अल जिहाद ट्रस्ट का मशहूर फैसला दिया और कहा कि सबसे सीनियर जज को लगाना चाहिए और खुद स्टेप डाउन नहीं हुए, जिसके नतीजे में फिर वो कुछ हुआ कि उनके खिलाफ फैसले आए और उनकी अदालत उनके सामने बैठी और उनको उड़ा दिया गया। और फिर वहाँ पे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के फैसले थे, सब कुछ थे और साद सऊद जान ने फिर चार्ज भी संभाल लिया था बगैर नोटिफिकेशन के कि अदालती फैसला मौजूद था। उसके बाद से ये रिवायत चल रही थी। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले आपके जहन में होना चाहिए कि मंसूर अली शाह साहब ने ये डॉक्ट्राइन दिया था कि सिर्फ सीनियरिटी ही वाहिद जरिया नहीं होना चाहिए, जिसके नतीजे में सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान दोनों नंबर 3 से पोजीशन से आए नंबर 1 पे और उन दोनों के जो सीनियर जजेस थे सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी के मुताबिक वो दोनों जगहों पे अपने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था और बड़ी उसके ऊपर बात हुई थी, तो गवर्नमेंट ने जो ज़्यादा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहानी बनाई हुई थी कि हर चीज़ में सुओ मोटो ले लेके एक आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया था कि मन मर्जी की अदालतें, आपने इफ्तिखार चौधरी से लेके साकिब निसार तक सब कुछ देखा है कि किस तरह होता था। ये एक बात चल रही थी जिसके नतीजे में मंसूर अली शाह साहब ही ये नुक्ता नज़र लाए थे, तो फिर उसको आइनी तरमीम करके अब बना दिया गया। अब इसके ऊपर बेशुमार सवाल हो सकते हैं। PTI तमाम मुज़ाकरात में मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए शरीक रही। पहले आइनी अदालत की बात थी, फिर वो आइनी बेंच में बदली,
उसको ओके किया। बाइकाट करना उनका राइट है, लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा, 4 लोगों ने खड़े होकर वोट भी किया सेनेट में अगेंस्ट 2-3 तरामीम में। उसके बाद वो चले गए और कौमी असम्बली में उन्होंने बाइकआउट किया, तकरीरें पूरी की, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, आईनी तरमीम के हक और खिलाफ की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर जब नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी कमेटी में उनके हिस्से में 2 कौमी असम्बली से और 1 सेनेट से रुकन की कोटे में सीटें आती थी, तो उन्होंने तीनों की नामजदगी भी की। फिर मीटिंग बुला ली गई, लेकिन शाम को ये नामजदगियां हुई और रात को पॉलिटिकल कमेटी ने उनका तमाम फैसला उड़ा के रख दिया। जो वर्चुअल कमेटी है, जो ज़्यादातर गैर मुल्की या रुपोश गैर मुमालिक में और रुपोश लोग हैं, सियासतदान, वो हावी रहे और इन सब ने कल बताया कि हमारी चूंकि पॉलिटिकल कमेटी का फैसला, इसलिए हम मजबूर हैं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को भी कहा, अली जफर ने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से शेयर किया कि मैं तो समझता हूं हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बात है हमें वहां जाके करनी चाहिए। लेकिन अब ये एक फैसला हो चुका, तो अब अगर बहस है और वो है तो 26 तारीख को याया अफरीदी साहब का ओथ है, वो हल्फ ले लेते हैं। उसके बाद फिर देखी जाएगी कि क्या पीटीआई हस्बे आदत सबसे पहले उनके पास रिलीफ के लिए खड़ी होगी या नहीं होगी। तो आमिर साहब, ये बताइएगा कि ओहदे का हल्फ तो ले लेंगे, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे? नहीं, देखें, उन्हें अपने हल्फ के बाद सबसे पहले तो आईनी बेंच बनाना है। वो किसको बनाते हैं, क्योंकि चैलेंजेस अब जो चले जाएंगे वो आप और हमें सबको ये बात बताई गई है कि ये आईनी बेंच के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के शायद जजों की तादाद भी 6 बढ़ा दी जाएगी कि अगर आईनी बेंच अपना काम कर रहा है तो वो करे, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी जजेस हैं ये उसकी वजह से सफर ना करें, बल्कि आम आदमी के केसेस को सुने और रिलीफ दें। जब ऊपर से काम शुरू अगर हो जाता है कि हाँ जी रिलीफ मिल रहा है, तो फिर हाई कोर्ट्स का चूंकि एक मैकेनिज्म, आमिर इलियास साहब, फिर हम ये भी उम्मीद रखें कि आगे चल के लोअर कोर्ट्स तक भी ये रिलीफ मिलेगा अवाम को। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये फैसला किया, आईनी तरमीम में दिया है कि हाई कोर्ट के जजों की बाकायदा मॉनिटरिंग होगी, एवेल्युएशन होगी और उसको जांचा जाएगा, पड़ताल होगी, बताया जाएगा कि आपके साथ वाले बेंच में इतने केसेस सुने गए, आपने इतने सुने, तो उनका सालाना हिसाब किताब होगा। तो यकीनी बात है कि जब आप चेक एंड बैलेंस में बराह रास्त किसी दूसरी पार्टी के अंडर आएंगे, वो कह तो रहे हैं जी पार्लियामेंटेरियन के अंडर आएंगे, भाई सारी दुनिया में इस तरह ही होता है। अब हमारे यहाँ अगर सिस्टम बनेगा तो जज साहिबान अपने फैसले बोलेंगे ना कि लोगों को रिलीफ दें, इतने क्यों टिकते हैं। जब हाई कोर्ट करेगी तो लोअर कोर्ट कैसे रुक सकती है? बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, जरा फैसले देने होंगे। आमिर साहब, चैलेंजेस के हवाले से अब कुछ बात कर लेते हैं। अब नए चीफ जस्टिस तकरीबन 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? मैंने आपको अभी इसी सवाल का जवाब इस तरह दिया कि आमिर साहब आपकी इसी जो आपने अभी एक बात की है, अकाउंटेबिलिटी की बात की कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, सर इस पर ऑपोजिशन ये बड़ी तनकीद कर रही है कि अगर कोई जज अच्छा परफॉर्म नहीं करता आप उसको हटा दें, आप उसे सजा के तौर पर ये क्या है कि आप दूसरी हाई कोर्ट में लगा दें, इस्लामाबाद का बंदा आप लाहौर में ले आए, लाहौर का जस्टिस आप इस्लामाबाद में ले जाएं। इसके ऊपर भी सख्त मुखालफत थी कि जी ये तो मदाखलत होगी, तो वो शिक इस वक्त शामिल नहीं है। इस वक्त ये शिक है कि आपकी मॉनिटरिंग होगी, चीफ जस्टिस ही रिपोर्ट भेजेंगे ना। लेकिन सर वो साथ ही ऑपोजिशन कता कलामी की माजरत आमिर साहब वो इस खदशे का भी इज़हार करें कि आगे चल के ये भी शामिल हो सकती है। नहीं तो ये आइन बनाने वाले पार्लियामेंट है ना, ये उनका राइट है, बनाए। आप अपने फैसलों से, जब आप सियासत कर रहे हैं अदलिया में बैठ के, हर तरह की सियासत हो रही है, तो फिर किसी ने तो चेक करना ही है ना। ये तो खुद नहीं कर सकते, ये तो अपनी पेंशन भी 100% ले जाते हैं। बाकी सरकारी मुलाजिम रिटायर होते हैं तो 70% पेंशन मिलती है। इनको बिजली के बिल भी 2000 यूनिट तक मिलते हैं। इनको बुक वैल्यू पे जो गाड़ी यूज कर रहे होते हैं वो साथ ले जाते हैं। इसीलिए मराद दी जाती हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट भी आपकी मराद का ख्याल रखा जाता है कि आप इंसाफ खुश दिली से, इत्मीनान से फराहम करें कि आपके साथ मसाइल नहीं होंगे। लेकिन मसला क्या है, 27 लाख केस हैं, तो कहाँ जाए? कोई तो सोचेगा ना, सुनेगा, अच्छा या बुरा, तो उसके असरात आएंगे सामने। आमिर साहब, क्या ही बेहतर हो कि अगर 6 जजेस का जिस तरह से आपने जिक्र किया पहले कि इजाफा भी हो जाएगा, तो छुट्टियों में भी अगर कुछ कमी कर दी जाए, जो कि अंग्रेज दौर से चलती आ रही हैं, 3-3 माह की छुट्टियां गर्मी की, अगर उसमें भी कमी हो जाए तो अवाम को तेज तरीन इंसाफ फराहम किया जा सकता है। पहले ये काम 1 महीने 2 महीने से 1 महीने पे तो कादी फाइज ईसा ले आए हैं। ये सबके सोचने का काम है कि क्यों हम एंजॉयमेंट के लिए बैठे हुए हैं। हफ्ता आप कोर्ट वर्क करते हैं, इतवार आपके पास छुट्टी का दिन है। अगर आपने वैसे छुट्टी जाना, मैं तो बड़ा इस मामले पे बड़ा क्लियर हूं कि किसी जज के बच्चे की शादी हो, किसी के अजीज की शादी हो, तो वहां बेंच ले जाते हैं, उसी दारुल हुकूमत में। ये तस्वीरें भी हम देखते रहे हैं।
क्यों क्यों ले जाते हैं भाई? आप जाएं, छुट्टी करें, अपने खर्चे पे जाएं, सरकारी खर्चे पे क्यों जाते हैं? ये अब अदलिया जिस तरह सोशल मीडिया ओवरऑल हावी हो रहा है, तो फिर सब आ रहे हैं ना उसके अंदर कटहरे में। अगर फौज के ऊपर तनकीद हो रही है कि उनकी ये मरात है या गुफ्तगू है, तो अदलिया पे आ रही है। मतलब आम सरकारी मुलाजिम को तो मरात नहीं ना मिलती, तो फिर है तो ये भी सरकार के ही मुलाजिम है ना, ये किसी और दुनिया से तो नहीं आए हुए। ठीक है आमिर साहब, जरा इस बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकों पर मिनुआन अमल कर पाएगी, आपको क्या लगता है? और ख़ास तौर पर 2028 तक मुल्क से सूद का मुकम्मल तौर पर क्या खात्मा हो पाएगा? देखिए, फेडरल शरीयत कोर्ट का भी फैसला मौजूद है और मेरे तो ख्याल में कर लेना चाहिए। कर पाएगी नहीं तो आईनी जिम्मेदारी है, और फिर उस निभाने के लिए फिर लोग अदालतों में ही जाएंगे ना कि जी आपने जहां अदलिया में इस्लाहात की वहां मानी, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने ओनस लिया है उनकी पार्टी ने, फिर उनके ऊपर और जिम्मेदारी आएगी कि वो इस फैसले को मनवाएं भी सही कि क्या सियासत सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे घर पे लोग आते रहे, मैं बल्ले बल्ले कराऊं अपनी, फिर आपको उसका पैरा भी देना होगा। और ये तमाम लोगों का फर्ज है। कुछ सूद का खात्मा, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ JUI की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर मुसलमान के ऊपर है कि वो तो जंग है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, ये आपको हदीस का पता ही है। तो ठीक है, अगर सिस्टम चल सकता है तो उसको चलाना चाहिए, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। हम ये ना कहें कि जी अच्छा जी हो सकेगा, ये नहीं, हमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए।